बेटा, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ पहले ऑफिस होंगे। चैप्टर 4 बेटा हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। 4.1 एक्सरसाइज। तो 4.1 एक्सरसाइज में बेटा हम डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट वाले फार्मूले को डिस्कस करेंगे पहले, फिर उसके बाद रेशियो फार्मूला भी आएगा। तो आइए पहले देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है। डिस्टेंस फार्मूला ये है बेटा कि अगर दो पॉइंट आपको दे दिए जाएं ए एंड बी, तो उनके दरमियान पे अगर हम डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये उसका फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और इसमें एक और बात ये भी है कि अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर दें तो तब भी क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मींस कि अगर मैं इसको x1 - x2 का होल स्क्वायर लिख दूँ प्लस अगर मैं इसको लिख दूँ y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो तब भी क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दूसरा टॉपिक है हमारे पास मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में है कि एक पॉइंट जो इन लाइन को दो बराबर हिस्सों में कट करेगा, वो पॉइंट हम फाइंड करना चाहते हैं। तो मिड पॉइंट का बेटा जो फार्मूला होता है वो क्या है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब एक्सरसाइज नंबर 4.1 है बेटा, उसका क्वेश्चन नंबर 2। हमें ए और बी दो पॉइंट दे दिए गए हैं, हम उनका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे, फिर सिंपल ए पहले आ रहा है बेटा तो उसके पॉइंट x1 y1, बी बाद में आ रहा है उसका पॉइंट x2 एंड y2। तो यहाँ से हमने ए और बी से x1 एंड x2 की वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी x1 एंड y1। यहाँ पर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2√5 का होल स्क्वायर 15 + 1, 15 + 1 करेंगे 16, 16 का स्क्वायर ओपन करें 256 और 3 का स्क्वायर ओपन कर दें तो 9 आ जाए। इसको अगर हम बेटा ओपन करें तो हमारे पास 4 × 5 20, 20 + 256 डिवाइडेड बाई 9, सिंप्लीफाई करें 436, मजीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये आंसर आ जाए। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट सेकंड पार्ट था कि मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट क्या होता है, लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सपोज करते हैं कि एम जो है ना ए बी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या था, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो जस्ट हमने x1 एंड y1 की जगह बेटा उसकी वैल्यू पुट की है और जस्ट हम उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करें और कुछ भी नहीं है। तो x = -205, y = 14/6, जिसको सिंप्लीफाई करें 7/3। तो मिड पॉइंट का जो फाइनल हमारे पास आंसर आ जाता है बेटा वो ये वाला आंसर। अब इसी तरह इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, और क्वेश्चन नंबर 3 में ये 3 पॉइंट आपको दे दिए गए जिसका ए पार्ट पहला पार्ट है ए पार्ट। उसमें ये कहा जा रहा है कि प्रूफ करें, चेक प्रूफ नहीं करें बल्कि चेक करेंगे क्या ये वाला पॉइंट ओरिजिन से 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है या नहीं है। तो इसको हमने पॉइंट को ए का नाम दे दिया और ओरिजिन चूंकि फिक्स होता है 0 0, तो ये पॉइंट वही होगा। हमने ओरिजिन से ए की तरफ जाना है तो इसलिए ओ ए बनेगा हमारे पास। तो अगेन इसके ऊपर भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अगर आंसर 15 यूनिट्स के बराबर आ गया तो यस, ना आया तो नो हो जाएगा, मीन्स के 15 यूनिट्स के बराबर नहीं होगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में ये ए बी सी 3 पॉइंट दे दिए गए और ये पूछा गया है कि ये कहा गया है कि प्रूफ करें कि क्या ये ABC राइट एंगल ट्रायंगल बनती है या नहीं बनती। चूंकि हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है तो डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हुए बेटा पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे, जिसमें ये होता है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। AB फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूले के तहत। तो बेहतर तो ये होता है कि आप चूंकि AB यूज कर रहे हैं तो साइड पर A और B यहाँ से पॉइंट को लिख लें ताकि लिखने में गलती ना हो। तो यही AB पॉइंट उठा के आपने यहाँ पर पुट करने हैं। यहाँ पर जब आपने इसकी बेटा पुटिंग की, सिंप्लीफाई किया, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर √12 आ गया। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आपने √12 को 2√3 नहीं लिखना, इसका √12 ही रहने देना है। इसकी मैं रीजन आगे चल के आपको बताऊंगा कि हमें क्या एडवांटेज होगा इसका। इसी तरह आपने B to C डिस्टेंस फाइंड करना है, B और C पॉइंट को लिखना है, वो पॉइंट यहाँ पर पुट करने हैं, वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद x1 x2 y2 - y1 हमारे पास आंसर √4। यहाँ पर भी एक पॉइंट आपने याद रखना है कि √4 को 2 नहीं लिखना, √4 ही रहने देना है। उसकी भी रीजन में आगे चल के आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमारी हेल्प हो सकती है इसमें कि अगर 1/4 ही रहने देंगे। यहाँ पर AC सिमिलर मेथड के साथ सॉल्व होगा, A और C लिख लें ताकि वैल्यू पुट करने में आपसे गलती ना हो। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आंसर आएगा 1/16। तो यहाँ पर भी आपने याद रखना है कि 1/16 रहने देना, 4 नहीं बनाना। अब देखिए अगर हमने स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने दी है वैल्यूज, तो स्क्वायर रूट के अंदर चेक कर लें कि कौन सी दो ऐसी वैल्यूज हैं जिनको ऐड करें विदाउट स्क्वायर का आंसर थर्ड स्क्वायर के बराबर आ जाए। तो ये नजर आ रहा है 4 + 12 16, जो कि थर्ड वैल्यू √16 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसका मतलब ये होगा AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास प्रूफ हो चुका है
कि ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। उम्मीद करता हूँ स्टेटमेंट है 4.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, ये हमें दिए हुए हैं ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो हम चूंकि ट्राइंगल के वर्टिसेस फाइंड करने हैं तो हमने सपोज कर दिया है कि लेफ्ट ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं A x1 y1, जो B है वो x2 एंड y2, C x3 एंड y3 B द वर्टिसेस ऑफ अ गिवन ट्राइंगल। जो एक ट्राइंगल हमें गिवन है जिसके मिड पॉइंट्स ये बनते हैं उसके ये वर्टिसेस बनते हैं। तो हमने ये सपोज कर दिया कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल थी जो है। अब इसके मिड जो पॉइंट्स हैं कि सिंस गिवन दैट P Q R B द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, मींस के A B का जो मिड पॉइंट है वो P हमने नाम रख दिया, जबकि B और C के जो मिड पॉइंट है उसको Q का नाम दे दिया, A और C के जो मिड पॉइंट है उसको हमने R का नाम दे दिया। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि लेट, ये हमने अपनी तरफ से नाम दिया क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ जस्ट बताया था मिड पॉइंट है, इसलिए हम कह रहे हैं लेट P1 and -1 be the midpoint of the side AB, then using midpoint formula। तो midpoint का फॉर्मूला आपको पता है x1 + x2 / 2 होता है। तो AB का जो पहला मिड पॉइंट है एब्सिसा जिसे हम कहते हैं वो 1 दिया हुआ है, जबकि ऑर्डिनेट -1 दिया हुआ है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर x1 एंड x2, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी बेटा, x1 + x2 = 2 और y1 + y2 = -2 हो जाएगी। ये दरमियान में लाइन इसी तरह चलती रहेगी थ्रू आउट द इक्वेशन। इस साइड पे सारी x की वैल्यू के लिए वर्क होगा, इस साइड पे सारा का सारा y की वैल्यू के लिए वर्क होगा। अब हम यहाँ पे लेट्स सपोज करते हैं कि Q जो पॉइंट दूसरा मिड पॉइंट हमें दिया होता वो B to C साइड का मिड पॉइंट था। अगेन यहाँ पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया तो x2 + x3 / 2 = -4 एंड y2 + y3 = 2 किसके बराबर रख दिया हमने -3। 2 को उधर मल्टीप्लाई करवाया -8, यहाँ से इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करवाया -6। तो ये x की फॉर्म में इक्वेशन जनरेट हो गई है, ये y की फॉर्म में इक्वेशन जनरेट हो गई है। लेट R -1 and 1 be the midpoint of side AC, देन इसके ऊपर भी हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया x1 + x3। अब यहाँ पे पॉइंट नोट कीजिए कि x1 और x3 कैसे आ रहे हैं। अगर यहाँ पे एक पॉइंट को गौर करें तो A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा वो x1 एंड y1 है, C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x3 एंड y3 हैं। इसी वजह से यहाँ पर जब हमने एब्सिसा के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया तो वो x1 + x3 / 2 और ऑर्डिनेट के लिए जब हमने फॉर्मूला लगाया y1 + y3 / 2 = 1, ये वाला 1 = -1, ये वाला 1। 2 को मल्टीप्लाई करवाया -2, इधर भी 2 को मल्टीप्लाई करवाया +2। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा वो ये है कि हमने x1 x2 x3, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अभी तक की जो कैलकुलेशन है उसमें हमने x1 x2 x3 का आंसर निकालना है और y1 y2 एंड y3 का आंसर निकालना है। अगर आप इक्वेशन पे बेटा गौर करें, ये इक्वेशन नंबर 1, इसमें सिर्फ x इन्वॉल्व है। इक्वेशन नंबर 2, इसमें भी सिर्फ x इन्वॉल्व है। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 5, इसमें भी सिर्फ x इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब 1, 3 एंड 5 को सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास x1 x2 एंड x3 का आंसर आएगा। इसलिए हमने यहाँ पर पहले हेडिंग दे दिया सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, 3 एंड 5। तो जिस प्रोसीजर से हम x1 2 3 कैलकुलेट करेंगे वही मेथड यूज करके हम y1 y2 एंड y3 कैलकुलेट करेंगे। तो मेथड ये है कि पहले हम तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे तीनों इक्वेशंस को। तो x1 x2 एंड x3, x1 भी 2 टाइम्स आ रहा है, x2 भी 2 टाइम्स आ रहा है, x3 भी 2 टाइम्स, तो 2x1 2x2 2x3, 2 कॉमन ले लें। नेक्स्ट स्टेप में जाकर हमने क्या काम कर दिया कि 2 को उधर डिवाइड करवा दिया, -4 हो गया। अब यहाँ पर देखें x1 + x2 x3 = -4। अब यहाँ पर पॉइंट नोट करें कि ये जो हमारे पास x1 एंड x2 लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू, तो इसकी जगह अगर हम यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 तो -8 पुट कर दें, -8 इक्वेशन के तरफ जाके +8 तो x1, तो यहाँ पर हमारे पास बेटा जो x1 का आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 4। इस x1 के आंसर को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास 4 + x2 = 2, 4 इक्वेशन तरफ जाके -4, 2 -4 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो हमारे पास x2 का जो आंसर आ जाएगा -2 हो जाएगा। इस x2 के आंसर को बेटा इक्वेशन नंबर 3 में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास x3 का जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब जिस तरीके से हमने x1 2 3 फाइंड किए हैं 100% उसी मेथड को यूज करते हुए हम लोग तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे 2 4 6, जिसमें इक्वेशन 2 क्या है यहाँ पे देखें, इक्वेशन नंबर 2 में y1 एंड y2 आ रहा है। इक्वेशन नंबर 4 में भी देखें y2 एंड y3 आ रहा है। इक्वेशन नंबर 6 को देखें y1 एंड y3 आ रहा है। तो हम इसको ऐड करेंगे तो y1
y2 y3 में हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, इनमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे और बाद में 2 को उधर हम डिवाइड करवा देते हैं, तो y1 प्लस y2 y3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। अब ये जो आपके पास आ रहा है y2 एंड y3, इसको इक्वेशन नंबर 4 से हमने इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि -6 के बराबर है। -6 राइट हैंड साइड पे जाके +6, 6 + 3 करें तो +3, तो y1 का जो बेटा हमारे पास आंसर आया y1 का आंसर 3। अगर y1 के आंसर के 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो हमारे पास y2 का आंसर आ जाता है जो कि -5 बनता है। इसी तरह y2 = -5 को इक्वेशन 4 में पुट करें तो y3 का आंसर आ जाता है। तो ये हमारे पास y3 का जो फाइनल आंसर बेटा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा -1। सो रिक्वायर्ड वर्टिसेस आर क्या हो जाएंगे, ए के पॉइंट क्या थे x1 एंड y1, तो यहाँ पे गौर करें x1 की जगह 4 है, y1 की जगह 3, तो ये हमारे पास a के पॉइंट हो गए। b के पॉइंट क्या थे x2 एंड y2, तो यहाँ से x2 है, यहाँ से y2 हमने पुट कर दिया। c के पॉइंट क्या थे x3 एंड y3, ये x3 है, ये y3 है, ये उसके पॉइंट्स आ गए, तो यही हमने सॉल्व करना। तो हम लेट्स ये सपोज करते हैं कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, माइंड में कि हमने रफ सी क्वाड्रिलेटरल अपनी आसानी के लिए बनेंगे, लाजमी नहीं ये क्वाड्रिलेटरल हो, क्योंकि अभी तक हमें ये शो नहीं है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम है ये राइट एंगल है, स्क्वायर है या रोम्बस है। इसी के बारे में बी पार्ट उसने पूछा कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं। हम अपनी आसानी की खातिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक रफ सी पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा AB = CD, क्योंकि AB ऑपोजिट साइड CD के बराबर होता है। दो डिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला बेटा हमने लगाना है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने AB के 2 पॉइंट पुट किए हैं, यहाँ पर CD से 2 पॉइंट पुट किए हैं डिस्टेंस फॉर्मूले के थे, इसको सिंपलीफाई किया 16 आंसर आया, इसको भी सिंपलीफाई करेंगे 4 आंसर आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई करेंगे 1 - 5 - 4 स्क्वायर करेंगे प्लस 16 एंड h का स्क्वायर, तो यहाँ पर 20 स्क्वायर रूट ऑफ 20 स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस h का स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो 20 = 16 प्लस h का स्क्वायर 16 लेफ्ट हैंड साइड पर आके -16 और 20 में से 16 निकाल दें तो 4 बच जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट देन h = +-2 हो जाएगा। अब ये जो h का आंसर बेटा +-2 आया, अब हमने ये देखना है कि क्या दोनों आंसर इसके पॉसिबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखिए हमने सिंस d जो पॉइंट हमें बेटा दिया गया था वो क्या था 1 एंड h, सो अगर मैं h की जगह 2 पुट करता हूँ तो एक पॉइंट तो मेरे पास 1 एंड 2 आ जाता है, h की जगह -2 पुट करता हूं तो दूसरा आंसर 1 - 2 आता है। तो ये वाला आंसर नॉट पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है कि जब अगर आप ये वाला पॉइंट पुट करेंगे तो यहाँ पॉइंट नोट कीजिएगा, ये वाला आंसर भी हमारे पास 1 - 2 बन जाएगा। यहाँ पर है ये b पॉइंट चेक करें तो ये वाला पॉइंट भी जो है ना ये हमारे पास सेम हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये कोइंसाइड हो जाएंगे। ठीक होगी बात, मीन कि नॉट पॉसिबल, ये सेम हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है ना, दोनों पॉइंट जो है ना सेम हो जाएंगे, तो इसलिए d 1 - 2 जो है ना पॉसिबल नहीं होगा हमारे पास। अब b पार्ट है इसका कि हमने ये चेक करना है कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। स्क्वायर को चेक करने के लिए सबसे पहला हमारा काम ये होगा, स्क्वायर को चेक करने के लिए सबसे पहला टारगेट ये है कि हमने चारों साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। अगर चारों साइड बराबर हुई तो फिर उससे अगला स्टेप है कि क्या डायगोनल भी इक्वल है या नहीं। अगर डायगोनल इक्वल होंगे तो तब ये स्क्वायर होगी, अगर डायगोनल इक्वल ना हुए तो ये स्क्वायर नहीं होगी, ये रम्बस हो जाएगी। आइए पहले हम चेक करते हैं। ए बी फाइंड हमने ऑलरेडी पिछले स्टेप में किया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड 20 है इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 20 लिख दिया। ए बी का आंसर हमारे पास क्या आ गया 20 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 20। बी सी में वही अगेन हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, बी और सी पॉइंट को यूज करते हुए, तो हमारे पास इसका भी आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 20 हमारे पास आ गया। सी डी को भी हमने सिंपलीफाई किया, चूंकि हमने ए पार्ट में सी डी फाइंड किया हुआ था 16 प्लस एच का स्क्वायर, एच की जगह 2 पुट कर दिया जो कि 4 हो गया, ये भी स्क्वायर रूट। यहाँ पर मैंने सी डी को डायरेक्ट लिखा है, टाइम बचाने के लिए आप चाहें तो वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि अब तो डी जो है ना पॉइंट हो गया। अब ए डी रहता था हमारे पास, ये हमने ए डी फाइंड किया बेचा, इसमें भी वैल्यूज पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो ए डी का आंसर आया ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 20 बनता है हमारे पास। अब अभी ये स्क्वायर रूट ऑफ 20 आ गए, चारों आंसर इक्वल आ गए, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ये बस ये पे क्वेश्चन खत्म हो गया और ये स्क्वायर है, नहीं, हमें इसके डायगोनल्स की भी लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। तो अब लेंथ ऑफ डायगोनल जब हम फाइंड करते हैं तो अगर यहाँ पर आई जो डायग्राम हमने बनाई है तो इसी पे आपको डायगोनल एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर यहाँ से इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये जो लाइन है ए सी, ये भी डायगोनल को शो करती है, और ये जो ए बी लाइन आएगी यहाँ पर ये भी डायगोनल को शो करेगी। तो अब हम ये चेक करेंगे क्या आइदर डायगोनल इक्वल है या नहीं है। अब अगर यहाँ पर देखिए, अगर मैं डायगोनल AC फाइंड करता हूँ तो डिस्टेंस फार्मूला अगेन लगाकर हमने जब कैलकुलेशन इसकी की
जो डायगोनल का जो आंसर आ गया ए सी ये 8 के इक्वल हो गया, और बी डी जब हम डायगोनल कैलकुलेट किया तो डिस्टेंस फार्मूला लगाकर ही तो बी डी का जो आंसर आ गया वो हमारे पास क्या आ गया 4। सिंस ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी सो इट इज नॉट अ स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है। अगर ये स्क्वायर नहीं है और इसकी चारों साइडें इक्वल है तो फिर इट इज अ रम्बस, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी रम्बस। क्वेश्चन नंबर 16 4.1 एक्सरसाइज का बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए बी सी, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रायंगल। इसके दो पार्ट है, एक पार्ट तो ये है कि जो इक्विडिस्टेंट है वो पॉइंट, दूसरा पार्ट ये है कि हमने रेडियस निकालना है। रेडियस डिफरेंस की बात है सर्कल का होगा, इसका मतलब ये होगा कि सर्कमफ्रेंस का जो वर्ड यूज किया गया है जो हमें ये बात बता रहा है कि सर्कल बड़ा है और ट्रायंगल छोटी है और सर्कल ट्रायंगल के वर्टेक्स को टच करता हुआ बन रहा है, तो ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के वर्टेक्स को टच करता हुआ जाए वो सर्कम सर्कल कहलाता है हमारे पास। तो हम यहाँ पे ये सपोज कर लेते हैं बेटा कि जो डी पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ए बी एंड सी, तो लेट डी एक्स वाई बी दी रिक्वायर्ड पॉइंट गिवन दैट ये कंडीशन गिवन है ए डी बी डी एंड सी डी इक्वल है। इस मीन्स के मैं ए डी को बी डी के इक्वल भी रख दूंगा एंड ए डी को सी डी के भी इक्वल रख दूंगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि बेटा यहाँ पर देखिए हमारे पास दो अननोन है एक्स और वाई, तो हमारे पास दो इक्वेशंस भी फिर बननी चाहिए, इसलिए एक इक्वेशन हम यहाँ से जनरेट करेंगे और एक इक्वेशन यहाँ से जनरेट करेंगे ताकि हम एक्स और वाई का आंसर निकाल सकें। अब पहली कंडीशन बेटा कि ए डी बराबर है बी डी के, तो यहाँ पर हम बेटा डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और इस राइट हैंड साइड पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगेगा और डिस्टेंस फार्मूला ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास x - 5 का होल स्क्वायर y - 3 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर y - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर बेटा ओपन किया है, यहाँ पर भी a - b का होल स्क्वायर ओपन किया है, जबकि ये a + b का होल स्क्वायर ओपन हुआ है, ये a - b का होल स्क्वायर ओपन किया है। अब हमने चूंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट आ रहा था, मैं स्केलिंग कर दूंगा तो लेफ्ट राइट दोनों साइड पे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज आ रही है मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y 9 प्लस 25 34 हो जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी इसी वे से हमने इसको ऐड किया। अब यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ रहा है x का स्क्वायर, ये इस x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर इस y स्क्वायर से बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी जो बच गया उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, x और y वाली टर्म्स को आपने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया जबकि कांस्टेंट को हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो इसको सिंपलीफाई किया 10 4 14 6 -6 + 4 -2y डिवाइडेड बोथ साइड में -2 जब हम करेंगे तो यहाँ पर ये 14 7 बन जाएगा, 2 1 बन जाएगा एंड 26 13 हो जाएगा। तो ये दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी बेटा। सिमिलरली ए डी इज इक्वल टू सी डी जब हम पुट करेंगे तो सेम उसी मेथड के तहत x2 माइनस मतलब डिस्टेंस जो फार्मूला है वही अप्लाई हुआ है यहाँ पर। डिस्टेंस फार्मूला क्या था हमारे पास बेटा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस मेरे पास आ जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको भी लेफ्ट हैंड साइड को ऑलरेडी सिंपलीफाइड हुई है, पहले भी हमने किया था। राइट हैंड साइड को देखें, सी एंड डी से पॉइंट हमने उठाए हैं x2 - x1 प्लस y2 - y1 सिंपलीफाई किया, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर इधर भी a - b का होल स्क्वायर हमने ओपन किया। ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट बेटा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को हमने अरेंज करके लिख दिया, राइट हैंड साइड को भी हमने अरेंज करके लिख दिया। अब यहाँ पर भी सेम यही कंडीशन है, ये x का स्क्वायर बेटा x का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, y का स्क्वायर बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या स्टेप है कि x और y को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दिया और यहाँ से भी x और y को उठा के हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आ गए, 34 को राइट हैंड साइड पे हमने शिफ्ट कर दिया। अब इसमें क्या आ रहा है -2 कॉमन आ रहा है, तो -2 से अगर मैं डिवाइड करवा दूंगा तो x + y = 7 बच जाएगा हमारे पास। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो हमारे पास x और y दो अननोन है, दो इक्वेशंस हैं। यहाँ पे देखें y को मैं एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ, तो y का कोएफिशिएंट +1 है, इधर भी y का कोएफिशिएंट क्या है +1, इसका मतलब है सेम कोएफिशिएंट है, तो सेम कोएफिशिएंट हो तो हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, और सब्ट्रैक्शन में आपको पता है साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस, ये भी प्लस किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा +5 और -5 आपस में कैंसिल हो, 7 में से 1 निकाल देंगे 6, 13 में से 7 निकाल देंगे 6,
और ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, x का आंसर 1। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 1 प्लस y, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 1, y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज d, जो रिक्वायर्ड पॉइंट है विच इज सेंटर ऑफ सर्कल बनता है हमारे पास, वो ये आ गया हमारे पास आंसर। सेकंड पॉइंट ये था बेटा कि आप रेडियस निकालेंगे। अब अगर आप बेटा रेडियस की बात करें तो वापस डायग्राम पर आए। अगर हम यहाँ पर देखें बेटा तो d अगर सेंटर है तो d के सेंटर होने की वजह से AD भी रेडियस बनता है, DC भी रेडियस बनता है और BD भी रेडियस बनता है। तो आप इसमें से कोई सी किसी पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर R इज इक्वल टू AD को इक्वल रख के डिस्टेंस फार्मूला मैंने लगा दिया। और डिस्टेंस फार्मूले के लिए अक्सर मैं बच्चों को यही बात कहता हूँ कि आप साइड पर वो पॉइंट लिख लिया करें जिनको आप यूज़ कर रहे हैं ताकि उसमें मिस्टेक ना हो। यहाँ पर A की जगह 5 और 3 है और D का भी हमने आंसर निकाला है 1 और 6। तो ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। आप लोग सिंपलीफाई किया 25 का स्क्वायर रूट खत्म करें तो हमारे पास रेडियस का जो आंसर आ गया वो क्या होता है 5। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।